लेकिन तुम्हें तो पता है ये सब कुछ मेरे बस का रोग नहीं है। क्या तुम्हारे बस का रोग नहीं? यार अनजान ना बनो। क्या तुम समझती हो कि मैं इस तरह की मार धाड़ कर सकता हूं और करवा सकता हूं? ये लोग मुझे कमांडर वगैरह बनाने के चक्कर में हैं। वो चाहते हैं कि वो लड़ें और मैं उनको लड़वाऊं। तो यार इसमें मुश्किल क्या है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम ये समझो कि सब कुछ मैंने ही संभाला हुआ है। तुम सिर्फ आर्डर जारी किया करो। मगर यार कोई मसला नहीं, सब हो जाएगा। असल काम तो यहाँ के लोगों के जज्बे और हौसले ही नहीं करना है। बस इनकी थोड़ी सी रहनुमाई की जरूरत है। वो रहनुमाई हम करेंगे। हम नहीं, तुम करोगे। चलो मैं ही करूंगा। क्या हम अनवर खान का इतना साथ भी नहीं दे सकते? अब यूं करो कि किले से बाहर निकलते हैं, जीप पर इलाके का एक राउंड लगाते हैं, मेगाफोन साथ ले लेते हैं, रास्ते में 2-4 जगह रुक कर लोगों को हौसला देंगे। इन्हें बताएंगे कि वो जम कर अपना दिफा करें। कम अज कम इतनी देर तक इन गोरों और खालों को रोकें जब तक नल पानी से अटैक नहीं हो जाता। क्या तुम समझते हो कि नल पानी से अटैक आएगा? हम तो कुछ नहीं समझते थे। सवेरे कासमिया चौक में हजारों का मजमा था और 200-250 मुसल्ला सिपाहियों ने इन्हें भेड़ बकरी बनाया हुआ था। मगर जब तलाल और उसके साथियों ने हल्ला बोला और तुमने सर्जना स्टील की गर्दन दबोची तो देखते ही देखते सारा मंजर बदल गया। यार ये मंजर ऐसे ही बदलते हैं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अब नल पानी चुप नहीं रहेगा। मुराद शाह और छोटे सरकार देख रहे हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पर इन गोरों का कठपुतली बन चुका है। वह अब आएंगे, जरूर आएंगे। अब तक ये लड़ाई टलती रही है मगर अब नहीं टलेगी। हमने गोरों से छीनी हुई 2 जीपों पर कासमिया के अंदर एक चक्कर लगाया। हसनात और 8-10 मुसल्ला मुहाफिज हमारे साथ थे। हम जगहों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुके। इमरान के कहने पर मैंने मेगाफोन के जरिए लोगों के जोश और जज्बे को उभारा। हर जगह फलक शगाफ नारों से फिजा गूंजी। हम रात 10 बजे के करीब वापस आए। इसके कुछ ही देर बाद गोरों और हुक्म के दस्तों की तरफ से हमला शुरू हो गया। यह हमला 2 तरफ से था। हमले की जगह किले से खासी दूर थी, फिर भी ताबड़तोड़ फायरिंग और दस्ती बमों के धमाके से हलचल मच गई थी। हमें मालूम था कि सरकारी दस्तों के लिए तेजी से आगे बढ़ना नामुमकिन होगा। दिफा करने वाले घरों में मोर्चा बंद थे और सरकारी सिपाहियों को खुली जगह पर आगे बढ़ना था। हसनात अपने दीगर अहम कमानदारों के साथ दिफाई लाइन पर मौजूद था। उसने दावा किया था कि वो कम अज कम 24 घंटे तक सरकारी दस्तों को कासमिया की गलियों में दाखिल नहीं होने देखा। इमरान ने मुझसे कहा हम दोनों में से किसी एक को लड़ाई वाली जगह पर मौजूद होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि मेरा जाना मुनासिब है। तुमने हर खतरे का ठेका ले रखा है। मुझे पता था कि तुम ये फिक्रा जरूर बोलोगे, लेकिन एक तरफ तो तुम मुझे मुकम्मल जिम्मेदारियां सौंप रहे हो, दूसरी तरफ मेरी इख्तियारात में मुदाखलत भी कर रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ वैसा ही करो। यहाँ औरतें, बच्चे और बूढ़े हैं, इन पर खौफ तारी है, लेकिन अगर ये अब तक हौसले का मुजाहरा कर रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि तुम इनके दरमियान हो। तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। बाकी जहां तक लड़ाई की बात है तो फिलहाल मैंने लड़ना है न तुमने। इसने मुझे वहां रहने पर मजबूर किया और खुद चौहान, अब्दुर्रहीम और दीगर मुसल्ला अफराद के साथ किले से निकल गया। पता नहीं क्यों वो मुझे कायल कर लेता था और मुझे ही क्या, वो हर किसी को कायल कर लेता था। अगर वो कायल न कर सका तो शायद एक लड़की को न कर सका, शब्बों को अमाता न कर सका कि उसका हाथ थाम ले और सारे बंधन तोड़कर उसके साथ आजाद फिजाओं का रुख कर ले। या शायद उसने उसे कायल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया ही नहीं था। वो उसे उसकी अपनी ख्वाहिश और अंदर से पैदा होने वाली रजा के साथ हासिल करना चाहता था और वो ऐसा नहीं कर सकी थी। बहरहाल अब ये सब दूर उफ्तादा माजी की बातें थी। शदीद लड़ाई की सूरत हाल करीबन 1.5 घंटा रही। फिर गैर मुतवक्का तौर पर एकदम सुकून हो गया। 15-20 मिनट बाद इमरान और चौहान वगैरह किले में वापस आके उन्होंने बताया कि हुक्म के वफादारों का पहला बड़ा हमला रोक दिया गया है। आज जनूबी रास्ते से वो लोग करीबन 1 फरलांग अंदर आ गए हैं और उन्होंने 2 महल्लों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इमरान को कंधे पर मामूली जख्म भी आया था। ये किसी शार्ट गन का छरा था जो उसके कंधे से छूता हुआ गुजर गया था। इमरान, चौहान और मेरे दरमियान लड़ाई की सूरत हाल के बारे में बात हुई। इमरान ने कहा हमें हकीकत से नजर नहीं चुरानी चाहिए और हकीकत यही है कि हम अकेले अंग्रेजों और इनकी कठपुतली हुक्म का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ ये है कि हम इन्हें कुछ देर तक रोक सकते हैं। अगर इस दौरान में नल पानी हरकत में आ जाता है तो फिर राजभवन जोरदार मुकाबले का माहौल बन सकता है। किरायों से पता चलता था कि अब सवेरे तक कोई नया हमला नहीं होगा। इस दौरान में कासमिया के अंदर घुस आने वाले दस्ते अपनी पोजीशनें बेहतर बनाएंगे। इत्तेफाकन इस लड़ाई में दोनों फरीकों का ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ था। दोनों तरफ से सिर्फ 7-8 अफराद हलाक और 2 दर्जन के करीब जख्मी हुए थे। इनमें से ज्यादा तादाद हुक्म और एंडरसन के फौजियों की थी। चौहान, हसनात, भरत और अब्दुर्रहीम वगैरह को निगरानी का काम देकर मैं और इमरान थोड़ी देर आराम करने के लिए चले गए। कल के हंगामा खेज दिन की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जरूरी था कि हम थोड़ी देर आराम कर लेते। हसनात अहमद ने किले की दूसरी मंजिल पर एक महफूज कमरा हमारे लिए मुंतखब किया था। यहाँ एक बड़ा पलंग था जिस पर कंबल बड़े हुए थे। कमरे में अंगीठी की हरारत भी मौजूद थी। दूर कहीं किले की बैरूनी दीवार के पास किसी कुत्ते की आवाज बार बार सुनाई देती थी।
मेरे जहन में आया कि कहीं ये वही कुत्ता तो नहीं, लेकिन फिर इस फजूल ख्याल को मैंने जहन से झटक दिया। अभी हमें लेटे हुए 5-10 मिनट ही हुए थे कि कमरे के कदीम तर्ज के मुनक्किश चौबी दरवाजे पर मध्यम दस्तक हुई। इमरान ने उठकर दरवाजा खोला। दूसरी तरफ अनवर खान का साथी हसनात अहमद था। मुझे शक गुजरा कि शायद अनवर खान की तबीयत फिर खराब हो गई, लेकिन ये शक सही नहीं था। हसनात अहमद से कुछ देर तक खुसर पुसर करने के बाद इमरान ने दरवाजा बंद किया और तेजी से अंदर आया। उसने बेताबी से दाएं बाएं देखा, जैसे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हो। वो वाकई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन अब छुपने के लिए नहीं, मेरे छुपने के लिए। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और जल्दी से एक कदे आदम आबनूसी अलमारी के पीछे मौजूद खला में छुपा दिया। मैं सरगोशी में पूछता रह गया कि क्या बात है, मगर उसने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया कि कोई अहम मामला लग रहा था। चंद सेकंड बाद उसने दोबारा कमरे का दरवाजा खोला और किसी को अंदर ले आया। एक लंबी गर्म चादर में लिपटी हुई जमा साल औरत थी। दरवाजा बंद होने के बाद उसने चादर सर से सरकाई तो मैं तंग रह गया। गैस लैंप की सफेदी माई रोशनी में मेरे सामने गीता मुखी खड़ी थी। वही लड़कियों की डांस इंस्ट्रक्टर, पक्की उम्र लेकिन चुस्त जिस्म वाली, चलती फिरती पुरजा। उसके होंठों पर लाली थी, चेहरा तमतमारा था। उसकी आंखें देखकर लगा कि वो हल्के से नशे में है। उसने अजीब दिलरुबा अंदाज से इमरान को देखा। गर्म चादर उसके शानों से ढलक रही थी, जिस्मानी जुफरात नुमाया हो रहे थे। इमरान ने जरा झुंझलाहट से कुछ कहना चाहा, मगर उसने अपना हाथ इमरान के होंठों पर रख दिया। बेकार में ना ही आई हूँ, बड़े काम की खबर लाई हूँ, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। तुम कहोगे मांगो गीता, आज क्या मांगती हो? इमरान ने कहा, गीता ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है, हम जंग की हालत में हैं। तुम्हें सुनाई दे रहा होगा, अब भी फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। मुझे क्या बता रहे हो? जितना जरगां के बारे में मैं जानती हूँ कोई और नहीं जान सकता। जरगां गीता मुखी से है और गीता मुखी जरगां से। उसने अजीब सी बेबाकी से कहा और इमरान को नीमबाज आंखों से देखती रही। ये जरगां के शबस्तानों की राजदां वही तेज तरार औरत थी जो इससे पहले जरगां से हमारी वापसी के वक्त इमरान के साथ एक रोमानी सीन कर चुकी थी। ये रोमानी सीन उन कोशिशों का अफसाना था जो उसने सुल्ताना के जेवर ढूंढने के हवाले से की थी, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही बेबाक नजर आती थी। शायद तुम मेरी गुस्ताखी पर नाराज हो रहे हो, लेकिन अगर ये गुस्ताखी भी है तो सोचो कि क्यों है। कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से तुम्हारी इस बंदी को इतनी जरूरत हो रही है। इमरान ने गौर से उसे देखा और ताड़ लिया कि उसके पास कोई बहुत अहम खबर है। वो अपने लहजे को जरा नरम रख कर बोला, गीता मुझे पहेलियां न बुझवाओ, बात बताओ। बात की कीमत? वो सिर्फ 2-3 इंच के फासले से इमरान की आंखों में देखते हुए बोली, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। जो बात बताने आई हो वो बात बताओ। मैं तुम्हें भांडियर स्टेट की तकदीर बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो इस लड़ाई का नक्शा बदल देगी। कैसी जानकारी? वो नशीली मुस्कुराहट के साथ बोली, सब कुछ बता दूंगी तो फिर मुझ बेचारी के पास क्या रह जाएगा। चलो तुम्हें थोड़ा सा बता देवत हूँ। नालपानी से आने वाली बड़ी बी, जिसे अब लोगन माता जी कहने लगे, ये सारे खेल में तुरुप के पत्ते जैसी हैसियत इख्तियार कर गई है। इस बड़ी बी ने अब से थोड़े समय पहले काश्मीर के इलाके और किले पर जोरदार हमले के लिए एक शुभ घड़ी भी निकाली है। यही कारण है कि हिंदू फौजियों के मशवरे से गोरों ने अभी लड़ाई रोक दी है। लेकिन इस बड़ी बी के हवाले से अगली बात बहुत ज्यादा खास है। क्या? इमरान ने पूछा। कीमत है। गीता मुखी ने इमरान को खुमार आलूद नजरों से देखकर कहा। वो सरापा दावत इमरान के सामने खड़ी थी। एक हाथ दे एक हाथ ले की अमली तफसीर नजर आती थी। वो इमरान को होने वाली लड़ाई के हवाले से कोई खास बात बताना चाहती थी, लेकिन अपनी इस इंफॉर्मेशन के बदले वो इमरान की कुर्बत की ख्वाहिश रखती थी। इमरान जैसे एक दोराहे पर खड़ा था। वो गहरी सांस लेकर बोला, गीता हम इस वक्त जंग की हालत में हैं। एक एक मिनट कीमती है। ये सारी बातें और शर्तें फिर किसी और वक्त के लिए रख छोड़ो। ये ना हो कि तुम मुझे मालूमात भी दे दो और वो किसी काम की ना भी रहे। यूं महसूस हुआ कि इमरान की बात किसी हद तक गीता मुखी के दिल को लगी है। उसने जरा ठिठक कर इमरान को देखा और उसकी आंखों में सोच की परछाइयां उभरी। बहरहाल वो इतनी जल्दी मुकम्मल हार मानने वाली औरत नहीं थी। उसने बल खाकर इमरान की गर्दन में बाहें डाली, इसके कंगनों की छनकार कमरे में खूंची। मैंने अलमारी की ओर से देखा, वो इमरान से जुड़ी खड़ी थी। बड़ी अदा से बोली, मोहब्बत और जंग दोनों बड़ी खास चीजें हैं इमरान। हम एक के लिए दूसरी को कुर्बान तो ना ही कर सकते, लेकिन गीता जो कुछ तुम चाह रही हो इसके लिए ज़हनी सुकून और अंदर की खुशी दरकार है। हम इस वक्त बड़ी आजमाइश की घड़ियों से गुजर रहे हैं। इस आजमाइश को और ज्यादा सख्त मत करो ना। मैंने क्या कहा है? बस तुमसे थोड़ा सा समय ही तो मांगा है। वो नशीले लहजे में बोली, ये समय ही तो कीमती है गीता। मैं रात तुम्हारे पहलू में गुजार दूंगा तो बहुत से काम बिगड़ जाएंगे। उसने एक तवील आह भरी और अपने मुवक्किफ पर जरा ढीली नजर आने लगी। उसके बालों में उंगलियां चलाकर बोली, चलो कुछ देर ही सही, लेकिन इसके साथ साथ कोई वचन भी तो दो। कैसा वचन? वो मुस्कुराई, यही कि जब तुम्हारी ये आजमाइश खत्म हो जाएगी तो अपने 1000 बरस के जीवन में से एक रात अपनी दीवानी के नाम करोगे। तो ठीक है, वचन देता हूं। वो इमरान से चिमट गई। उसने उसकी गर्दन, चेहरे और होंठों पर गर्म बोसों की बारिश कर दी। इमरान ने भी थोड़ी बहुत जवाबी कार्रवाई की। वो इमरान को धकेलती हुई बिस्तर पर जा गिरी। उसके लंबे रेशमी बाल मुंतशिर हो गए। इमरान बड़े तहम्मुल और दानिशमंदी से उसे उसके हदूद के अंदर रखने की कामयाब कोशिश कर रहा था।
10-15 मिनट बाद गीता के जज्बात का चढ़ा हुआ दरिया किसी हद तक उतर गया। वो उठकर बैठ गई और दोनों कोनियां गांव तकिए पर टिकाकर टेक लगाई। उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। वो हरगिज नहीं जानती थी कि इस खलवतगाह में एक और शख्स भी मौजूद है और आबनूसी अलमारी के अक्कम में से ये सारे मनाजर देख रहा है। इमरान की सवालिया नजरें गीता मुखी पर थीं। दूर कहीं कासमिया के किसी गली में फायरिंग हो रही थी और जो गूंजती हुई आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। गीता मुखी ने मोहतात नजरों से इर्द गिर्द देखा और धीमी आवाज में बोली, इस बड़ी बी की चौथी पूछ थे इस राजवाड़े के एक राजा राहुल जगजीत राय से मिलती है। जगजीत राय के जमाने में राजवाड़े के हिंदुओं और मुसलमानों में काफी लड़ाइयां हुई थी। उस वक्त कासमिया के मुसलमान इस किले की दीवार गिराने और अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे। कहा जावत है कि इस लड़ाई में दोनों तरफ के कम अज कम 4000 लोग मारे गए थे। इस लड़ाई के बाद राजा जगजीत राय ने ऐसा इंतजाम किया था कि अगर फिर कभी इस तरह की सूरत हाल हो जावे और मुसलमान किले के अंदर बंद हो जावे तो इनको बाहर निकालने में आसानी होवे। लोगों का ख्याल है कि राजा ने इस वक्त कोई ऐसा जमीन दोज रास्ता बनाया था जिसको इस्तेमाल करके किले के अंदर दाखिल हुआ जा सके, लेकिन यह बात सच नहीं है। किले के अंदर घुसने का कोई भी रास्ता नहीं है। अपनी बात खत्म करके गीता मुखी दाद तलब नजरों से इमरान को देख लगी। इमरान ने अपनी खोपड़ी चलाते हुए बुरा सा मुंह बनाया और बोला, लेकिन तुम्हारी इस जानकारी से हमें क्या फायदा पहुंचेगा। गीता ने चिट से इमरान के गाल का बोसा लिया और बोली, अभी मेरी बात मुकम्मल ना ही हुई, लेकिन जितनी बात मैंने तुमको बताई है इसकी तारीफ तो करो। चलो ठीक है, तारीफ करता हूँ। नहीं, मुंह जुबानी तारीफ मुझे नहीं चाहिए। वो उसके गले लगकर बोली। चारों ना चार इमरान ने उसे चूमा। वो बात जारी रखते हुए बोली, बड़ी बी जिसे बहुत से लोगन बड़ी रवानी से बड़ी माता जी का खिताब दे रहे हैं, एक बड़ा खास और खास इंकशाफ सामने लाई है। यहाँ जरगाह में बड़ी बी की एक बड़ी पुरानी आबाई हवेली है। इस हवेली में कुछ जद्दी कागजात पड़े हुए थे। ये कागजात बड़ी बी ने हुक्म जी को दिए हैं। इनसे पता चला है कि वो पुरानी बात कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी जो इस किले के हवाले से कही जावत है। इस किले में बड़ी खामी है और राजा राय के दौर में ये खामी जानबूझकर रखी गई थी ताकि अगर किसी आने वाले समय में मुसलमान इस किले में कलाबंद हो तो इस पर हमला किया जा सके। इमरान के चेहरे पर दिलचस्पी के आसार नमूदार हुए और उसकी तवज्जो बढ़ गई। गीता इमरान की इस कैफियत से माजूज हुई। वो नीम दराज होगी और उसकी गोद में सर टिका कर बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है इमरान, वो खामी क्या होवेगी? मैं क्या कह सकता हूँ। वो इसके सीने के घने बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, ये वही खामी है जो 7 पर्दों में छुपी हुई अकेली नारी के अंदर होवत है। इस खामी को 7 पर्दों की वजह से दूर ना ही रखा जा सकत। यह खामी तो नारी के अंदर ही होवत है। वो ऊपर से चाहे बड़ी मजबूत नजर आवत हो, लेकिन इसमें छुपी हुई कमजोरी इसे मजबूत ना ही रहने देती। इमरान ने कहा, तुम्हारा फलसफा समझने में मुझे थोड़ी देर लगेगी और हमारे पास बहुत कम वक्त है। वो उठकर बैठ गई और इंकशाफ अंगेज लहजे बोली, इमरान किले की फसील पुरानी होने के बावजूद बहुत मजबूत है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां ये फसील बिल्कुल मजबूत नहीं है। वो देखने में मुकम्मल फसील नजर आवत है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली है। चाहे एक बड़ा फौजी ट्रक भी इससे टकरा जावे तो वो गिर सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये है इमरान, और मैं तुम्हें इसका मुकम्मल सबूत दे सकता हूं। फसील का वो हिस्सा दरअसल कभी एक बड़ा दरवाजा हुआ करता था। राजा राय के जमाने में वो दरवाजा गिरा दिया गया और वहां भी फसील बना दी गई, मगर फसील का ये टुकड़ा अंदर से बिल्कुल खोखला बनाया गया। समझो कि नानक चंदी ईंटों की 2 आम सी दीवारें हैं जिनके दरमियान 8-10 फुट जगह खाली छोड़ दी गई है। ये सारा काम रातों के अंधेरे में बड़ी राजदारी से किया गया होगा। हो सकता है कि जिन कारीगरों ने यह काम किया हो उनको वैसे ही जान से मार दिया गया हो या फिर कैद में डाल दिया गया हो। बहरहाल फसील का ये खोखला टुकड़ा एक छुपी हुई हकीकत है और बड़ी माता ने यह हकीकत अपनी जद्दी कागजों के जरिए हुक्म जी वगैरह पर खोलती है। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा था, लेकिन इमरान की कैफियत भी मुझसे मिलती जुलती थी। गीता का इंकशाफ अगर दुरुस्त था तो बड़ा खतरनाक था। हमारी हालत उस शख्स की थी जो किसी जंगल में किसी दरिंदे से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ जाए और अचानक उसे पता चले कि वो जिस दरख्त पर चढ़ा है वह जड़ों के बगैर है और जमीन बोस हो रहा है। वो जगह कौन सी है? इमरान ने गीता की आंखों में देखते हुए पूछा। देखो, सब कुछ मुझसे छीन रहे हो और इसका सिला भी कोई नहीं। वो इठला कर बोली, प्लीज गीता प्लीज, हम बड़ी नाजुक सिचुएशन से गुजरे हैं और जो कुछ तुम बता रही हो वो सच है तो फिर सिचुएशन और नाजुक हो जाती है। वो तो मैं भी अच्छी तरह जानत हूँ। उस इमरान के होठों पर उंगली चलाकर कहा, यह बात तो तय है कि कल सवेरे काश्मीर के लोगन ब्रिटिश फौजियों और हुक्म के सिपाहियों का ज्यादा देर दिफा ना ही कर सकेंगे। हो सकता है को 10-12 घंटों के अंदर ही चारों तरफ से पसपा होकर किले के अंदर आ जाएं और दरवाजे बंद कर दें। 1000-1500 औरतें और बूढ़े तो अब भी किले में मौजूद हैं। फिर जहां मौजूद लोगन की तादाद कई हजार तक हो जाएगी। सारे लोगन के जीवन इस सूरत में बचे रह सकेंगे जब यह कला उनकी रक्षा करेगा। अगर कला रक्षा ना कर सका तो बड़ी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जो कुछ कह रही थी बिल्कुल दुरुस्त था। इमरान के तासुरात भी यही कह रहे थे कि गीता की बात के वजन को पूरी तरह महसूस कर रहा है। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला,
गीता उठो, मुझे वो जगह दिखाओ, लेकिन पहले अपने वचन की तस्दीक तो करो। क्या करूं? अपने दस्तखत कर दो। कहाँ? यहाँ। उसने अपने भलाई जिस्म को बेलिबास कर दिया और कोई मारकर नुमा शय इमरान के हाथ में थमा दी। इमरान चटपटाया हुआ नजर आया, मगर वो बहस करके वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता था। ये ढलती जवानी वाली तरार गीता मुखी शायद आज अपना हर मुतालबा पूरा कराने पर तुली हुई थी। इमरान ने उसका ये बेहुदा मुतालबा भी पूरा किया और फिर उसके साथ उठ खड़ा हुआ। गीता मुखी ने खुद को सर तापा, गर्म चादर से ढांपा और इमरान के पहलू में चलती कमरे से बाहर निकल गई। स्याह चादर में से फकत उसकी आंखें ही दिखाई देती थी। हम लोगों के लिए यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वो कौन है। अब मेरा वहां रुकना भी बेकार था। मैं अलमारी की ओर से निकलकर उनके पीछे गया। कले के तवील बरामदों और वसी और इस अहाते में लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। बेशुमार मछली और गैस के हंडोले कुर्बो जवार को रोशन कर रहे थे। लोगों के चेहरों पर खौफ व हरास के साथ साथ जोश व खरोश के आसार भी थे। इमरान और गीता मुखी दरमियानी अहाते से गुजरकर फसील की तरफ बढ़ रहे थे। मैं भी उनके साथ मिल गया। मैंने रस्मन इमरान से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। इमरान को भी मालूम था कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। उसने मुझे उंगली के इशारे से खामोश रहने और अपने साथ आने का इशारा किया। हसनात और चौहान वगैरह भी हमारे साथ हो रही है। हम कल एक मरकजी दरवाजे से फसील के साथ साथ चलते 100-150 कदम शुमाल की तरफ आए। यहाँ पहुंचकर गीता मुखी कुछ देर तक कुर्बो जवार का जायजा लेती रही और वो निशानियां ढूंढती रही जो पहले से उसके जहन में मौजूद थी। आकर उसने फसील के एक हिस्से को मुंतखब किया। वो इमरान से मुखातब होकर बोली, यहाँ से ईंटें निकाल कर देखो। हसनात की हदायत पर फौरन ही 10-12 अफराद वहां पहुंच गए। इनको कुदालें वगैरह फराहम कर दी गई। फसील पर कुदालें चलना शुरू हुई। पहले 2-4 ईंटें निकालने में दुश्वारी हुई, लेकिन इसके फौरन बाद ईंटें गिरना शुरू हो गईं। वहां मौजूद तमाम अफराद के चेहरे तहय्युर की आमाजगा बन गए। फसील का यही सब हाकी खोखला था। एक तहलका खेज इंकशाफ था। हसनात की हदायत पर और भी बहुत से अफराद कदालें और हथौड़े वगैरह लेकर वहां पहुंच गए। अगर ये लोग चाहते तो शायद आध पौन घंटे में फसील का ये टुकड़ा मुनहद्दम कर डालते, लेकिन हमने आपस में मशवरे के बाद इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यह फसील जैसी भी बुरी भली थी, लेकिन इसका खड़ा रहना इसके मुनहद्दम होने से बेहतर था। जरूरत इस समर की थी कि फसील का यह हिस्सा गिरने की सूरत में दिफा का मुतबादिल इंतजाम मौजूद हो। ये इंतजाम क्या हो और इसे जल्द से जल्द किस तरह मुकम्मल किया जाए, ये दोनों बड़े अहम सवाल थे। इस मौका पर एक बार फिर इमरान के मशवरे ने मुझे ताकत बख्शी। वो मुझे एक तरफ ले गया और बोला, बताओ अब क्या करना है। सब तुम्हारी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे हैं। यार तुमने मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। तुम्हें पता है कि ये सब कुछ मेरे बस का नहीं है। कसर नफसी से काम मत लो। जो शख्स जॉर्ज गोरा को हरा सकता है वो सब कुछ कर सकता है। लोग तुम्हें निजात दहिंदा समझ रहे हैं। यार कुछ तो ख्याल करो इनके जज्बात का। मैंने घूंसा मार कर तुम्हारी बत्तीसी हिलाते नहीं है। मैं धीमी आवाज में फुनकारा, तुम्हें घूंसा मारने की क्या जरूरत है? तुम बस आंख से इशारा कर दो, तुम्हारे सैकड़ों परस्तार मेरी हड्डियों का चूरा कर डालेंगे। आखिर कमानदार हो तुम, लीडरशिप है तुम्हारे पास। इमरान ये मजाक का वक्त नहीं है। मैंने उसे सख्ती से टोका। वो संजीदा हो गया, थोड़ी खुजाकर बोला, देखो बात मेरी होगी लेकिन जुबान तुम्हारी होगी। इस डमी फसील के पीछे हमें एक और दिफाई लाइन कायम करनी पड़ेगी। इतने थोड़े वक्त में कोई दीवार वगैरह तो बनाई नहीं जा सकती। हाँ, एक नीम गोल खंदक जरूर खोदी जा सकती है। तुम्हारा मतलब है कि अगर फसील का कमजोर हिस्सा टूट भी जाए तो आगे खंदक हो। बिल्कुल, ये बात जब तुम कहोगे तो इसका ज्यादा असर होगा। अभी दर्जनों लोग लग जाएंगे। अगले आध घंटे में वही हुआ जो इमरान ने कहा था। मैंने हसनात और मुबारक वगैरह से मशवरा किया और वही तजवीज़ दी जो इमरान ने मेरे कान में डाली थी। इस तजवीज़ को सब ने मान लिया। देखते ही देखते कुदालों और कस्सियों वाले करीबन 250-300 अफराद जमा हो गए। फसील के कमजोर हिस्से के सामने नीम दायरे में 70 फुट लंबी खंदक खोदने में मसरूफ हो गए। अंदाजा हुआ कि यह काम हैरान कुन तेजी से बस 5-6 घंटे के अंदर ही मुकम्मल हो जाएगा। यही वक्त था जब 3 घुड़सवार बड़ी तेजी से कले के अंदर दाखिल हुए। वो घोड़े दौड़ाते हुए हाथे में पहुंचे। वहीं से उनकी नजर मुझ पर और हसनात वगैरह पर पड़ गई। सीधा हमारी तरफ आए। उनमें से अनवर खान का एक करीबी साथी मुबारक अली था। इसके अलावा अमरनाथ और एक दूसरा शख्स था। वो बाहर से कोई अहम खबर लेकर आए थे। क्या बात है मुबारक? हसनात ने दरियाफ्त किया। मुबारक बोला, कासमिया के दाखिली दरवाजे के पास बहुत बड़ा हजूम हो गया है। एक बहुत खास खबर आप लोगों का इंतजार कर रही है। कैसी खबर? मैंने पूछा। मुबारक ने मेरी तरफ देखा और मुअद्दब अंदाज में कहा, वहां एक चुबारे ने बड़ा पक्का मोर्चा बना रखा है। अभी पहले पैर को जो हमला हुआ था इसका मुकाबला इस मोर्चे के अंदर से बहुत डट कर किया गया। यहाँ एक बड़ी दूरबीन चौबारे की सबसे ऊंची जगह पर लगाई गई है। इस दूरबीन के जरिए हमको एक बड़ी खास जानकारी मिली है। हमने इस बुढ़िया को देख लिया है जिसे लोगन बड़ी माता कह रहे हैं और उसको देवी का दर्जा दे रहे हैं। कहाँ है बुढ़िया? मैंने पूछा। धर्मशाला के तालाब के अंदर जो ऊंचा मीनारा है इस पर चढ़ी हुई है। कोई खास किस्म की पूजा पाठ कर रही है। 2 और पुजारने भी उसके साथ है। मैंने सवालिया नजरों से हसनात अहमद की तरफ देखा। वो बोला, क्या कासमिया के साथ ही हिंदू आबादी में एक बड़ा धर्मशाला है। धर्मशाला के तालाब के अंदर एक चौकोर मीनारा है। इसको नाग मीनारा कहा जाता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द पत्थर का एक बड़ा सांप लिपटा दिखाया गया है। पुराने वक्तों से पंडित और पुजारी वगैरह खास चिल्ले काटने के लिए
या खास किस्म की पूजा पाठ के लिए इस पर चढ़ते हैं। ये खबर वाकई अहम लगती थी। अगर कहीं से वाकई बड़ी भी नजर आ रही थी तो फिर हम इस सूरत हाल से फायदा उठा सकते थे। मैंने और इमरान एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद ही हम एक बंद जीप में सवार मुबारक अली के साथ जा रहे थे। मुबारक अली और उसके साथी घोड़ों पर सवार थे। जीप में मेरे साथ हसनात अहमद, इमरान और भरत थे। हम कासमिया की मुख्तलिफ गलियों से गुजरे। जगह जगह मोर्चे नजर आ रहे थे। जो मोर्चे खुली जगहों पर थे, इनको रेत की बोरियों और ईंटों वगैरह से महफूज किया गया था। मुसल्लह अफराद हर तरफ गश्त कर रहे थे और आग से भरे हुए बहुत से छकड़े कले की तरफ जा रहे थे। ये इंतजाम इसलिए था कि अगर कले में महसूर होना पड़े तो दुश्वारी पेश ना आए। जल्दी हम कासमिया के दाखिली रास्ते के करीब पहुंच गए। या हम एक ज्यादा तंग गली में मुड़े, फिर अपनी सवारियों से उतरे और 20-30 कदम फासला तय करके एक दरवाजे में दाखिल हो गए। इर्द गिर्द सैकड़ों अफराद जमा थे। इनमें से कुछ ने हमें पहचान लिया और फलक शगाफ नारे लगाए। हम सीढ़ियां चढ़कर एक 4 मंजिला चुबारे की आखिरी मंजिल पर पहुंच गए। चुबारे की सारी मंजिलों पर मुसल्ला अफराद का हजूम था। वो बेहद पुरजोश नजर आते थे। अंग्रेजों और हुक्म के अहलकारों के खिलाफ जबरदस्त नाराजनी कर रहे थे। यहाँ मुझे एक चौंका देने वाला मंजर भी नजर आया। एक राहदारी में एक अंग्रेज की बरहना लाश को उल्टा लटकाया गया था। गालिबन ये शख्स कल सुबह होने वाले मार्के में मरा था या पकड़ा गया था। लाश के जिस्म पर तशद्दुद के बहुत से निशान थे। यकीनन ये लाश इस सफाकी का रद्द-ए-अमल थी जो तहजीब याफ्ता गोरों की तरफ से पिछले 5-6 दिनों में यहाँ रवा रखी गई थी। जेल से कासमिया की तरफ आते हुए मैंने अपनी आंखों से दर्जनों अफराद की दरख्तों से झूलती लाशें देखी थी। इन बदनसीबों को हुक्म और एंडरसन के जवानों ने सरेआम फांसियां दी थी और लाशें चील कव्वों के लिए छोड़ दी गई थी। सीढ़ियां तय करके हम चौबारे की छत पर पहुंच गए। अब सुबह सादिक का उजाला नमूदार होना शुरू हो गया था। हवा में खुनकी बढ़ गई थी।